से इंट्रोड्यूस होगी, इसका क्या मतलब है। तो जैसे मान लीजिए आपको एक y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है, और आप इसका डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर, तो इसी को आप एफ डैश ए कह देते हैं। तो अगर मैं आपसे ज्योमेट्रिकली बोलूं कि किसी पॉइंट x इक्वल टू ए की मैं बात करूं आपसे, ये वो पॉइंट x इक्वल टू ए हुआ फॉर कर y इक्वल टू एफ एक्स में, तो x इक्वल टू ए पर अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट खींचूं, तो जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वो इस पॉइंट पर एफ डैश ए को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब किसी भी पॉइंट पर जो एफ डैश ए होता है वो क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि नहीं सर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए ऐसे समझो कि सपोज ये एक कर्व था, हमने इस कर्व पे दो पॉइंट ये ले लिए, सपोज इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमने कहा कि ये पॉइंट हमने एक्स लिया और इसको हमने डेल्टा एक्स यूनिट आगे बढ़ा के एक्स प्लस डेल्टा एक्स ले लिया। तो इस पॉइंट ये कर्व था y इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर मैं इस पॉइंट को a और इस पॉइंट को b कह दूं तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा एफ एक्स हो जाएगा और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। तो x1 कॉमा y1 आ गया। अब मैं आपसे अगर ए बी लाइन का स्लोप पूछूंगा तो आप मुझे आंसर देंगे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो गैप आपने लिया है, ये जो गैप आपने लिया है डेल्टा एक्स से बहुत छोटा है, सही है ना। टेंडिंग टू जीरो। हाँ, टेंडिंग टू जीरो की बात करूँ। अच्छा, अगर मैं इसको y के हिसाब से भी डील करूँ, इस पॉइंट को मैं y कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ y प्लस डेल्टा वाई। तो y में जो चेंज हुआ वो डेल्टा y हो गया, सही है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो आप क्या कहेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x कहेंगे, सही है। और इसी चेंज को अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही तो कहेंगे ना, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो इसी चेंज को आप लिख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे ये चेंज बहुत डिफरेंशियल चेंज हो, मतलब ये जो डेल्टा एक्स हो जीरो जा रहा हो, तो अगर ये डेल्टा एक्स जीरो जा रहा होगा तो ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है यही चेंज हो जाता है किसमें, डी वाई बाई डी एक्स में। इसीलिए हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स का एनालिटिकल मतलब हो गया बाई ज्योमेट्री। अच्छा, जब ये डेल्टा एक्स क्वांटिटी बहुत छोटी होती जाएगी तो ये जो बी पॉइंट है ये ए की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो ये जो लाइन अभी यहाँ दिख रही है कुछ समय बाद ये लाइन यहाँ दिखने लगेगी। तो वही जो लाइन होगी वो बेसिकली टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करने लगेगी, जिसका मतलब हमने क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स, सही है ना। बट ये तो बात हो गई डिफरेंशियल कोफिशिएंट की क्या हुई, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम इसमें और आ सकती है, वो ये है कि सपोज आपने कहा कि हमने ये काम यहाँ किया, हमने इस पॉइंट को x इक्वल टू ए माना। अच्छा, अब हमने इसके नेबरहुड पे दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट हमने राइट नेबरहुड लिया, एक पॉइंट हमने लेफ्ट नेबरहुड लिया। तो लेफ्ट और राइट नेबरहुड पे जब दो पॉइंट हमने लिए, नेबरहुड पे लिए तो h की वैल्यू बहुत स्मॉल लिए। तो इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट नेबरहुड का मतलब जस्ट इसके बगल में होगा, वो तो चूंकि हमने दिखाने के लिए इतनी दूर बना दिए हैं, बट ये जो एक्चुअल में पॉइंट होंगे इसके जस्ट नेबरहुड में होंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम कह देंगे ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। अच्छा, इस पॉइंट को हम कह देंगे ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच।
क्या है मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? बोलिए। तो और ये पॉइंट तो वैसे भी a कॉमा एफ ऑफ ए होगा, ठीक है ना। अच्छा ये a हो गया, इसको हम कह दें b, इसको हम कह दें b डैश। तो अगर मैं अब आपसे स्लोप ऑफ ए बी पूछूं तो आप मुझे आंसर देंगे लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, दोनों का डिफरेंस। अब मैं आपसे स्लोप ऑफ ए बी डैश पूछूं तो आप मुझे आंसर देंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए, मतलब बाई एच। तो अगर ए पर यूनिक स्लोप होगा, फॉर यूनिक स्लोप एट ए, तो आप कहोगे कि जो ए बी का स्लोप है और जो ए बी डैश का स्लोप है वो दोनों बराबर होने चाहिए। और यूनिक स्लोप का मतलब ही क्या होता है? हाँ भाई, यूनिक स्लोप का मतलब ही क्या होता है? यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी। भाई अगर ऐसा हुआ कि ये वाला जो स्लोप आया और ये वाला जो स्लोप आया दोनों अलग अलग आ गए, तो यहाँ पर एक यूनिक स्लोप कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर अगर यूनिक स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस पॉइंट पर आप एफ डैश एक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो किसी भी पॉइंट पर आप एफ डैश एक्स तभी निकाल पाएंगे जब लेफ्ट साइड से उसका डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट साइड से लाइन का स्लोप, राइट साइड से उसका डेरिवेटिव यानी राइट साइड पे लाइन का स्लोप दोनों बराबर होंगे। ये डिफरेंशियबिलिटी की बेसिक कंडीशन होती है। तो यानी कि ओवरऑल पूरा एनालिसिस करने के बाद हमने क्या रिजल्ट ऑप्ट किया? हमने ये ऑप्ट किया कि इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से हमारा मतलब क्या है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव से हमारा मतलब क्या है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होंगे, तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अदरवाइज जो हमारा फंक्शन है वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? ये बताइए पहले। यानी अब हमें किसी भी पॉइंट पर, अगर हमें किसी भी पॉइंट पर क्या चेक करनी है? डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो हमें उस पॉइंट पे क्या क्या निकालना पड़ेगा? लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव। लेफ्ट डेरिवेटिव हम उस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे भाई? हाँ भाई, उस पॉइंट पे हम लेफ्ट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सिंपल, ये वाला रिजल्ट लगा के कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ऑफ ए बाई माइनस एच। और उस पॉइंट पर अगर हमें राइट डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एच टेंड जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ए बाई एच। अब लिमिट तो हमने निकालनी सीखी है, इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एल एच डी एंड आर एच डी। अगर एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर आते हैं तो हम कहेंगे एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिबल है, यानी एक्स इक्वल टू ए पर एक यूनिक टेंजेंट है। बट अगर एल एच डी और आर एच डी दोनों अलग अलग आते हैं तो x इक्वल टू ए पर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती। क्या है मेरी बात समझ पाए सब लोग? हाँ या ना? तो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक होगी, ये बात क्लियर हुई? अब आइए कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया y इक्वल टू मॉड x और हमें एट x इक्वल टू जीरो की बात करनी है, हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ जीरो निकालेंगे। एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है? जीरो। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई माइनस एच। तो क्या हम इसको लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ एच बाई माइनस एच लिख सकते हैं? अच्छा, चाहो तो हम मॉड हटा भी सकते हैं, क्योंकि मॉड तो मॉड ऑफ माइनस एच, सॉरी थोड़ा ठीक से, हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ माइनस एच बाई माइनस एच। तो क्या हम इसको लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर माइनस एच बाई एच लिख सकते हैं? तो क्या ये माइनस वन आ रहा है? यहीं पे अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर जीरो प्लस एच माइनस जीरो बाई एच। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यही वैल्यू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर
अब h बाई h आ जाएगी तो इसको हम 1 लिख देंगे। इसका मतलब LSD एंड RSD दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि y इक्वल टू मॉड x इज नॉन डिफरेंशिएबल। कहाँ पे भाई? एट x इक्वल्स टू 0। क्या ये बात सबको समझ में आई? कैसे यूज हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे मान लीजिए आपको चेक करना हो y इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड हटा देंगे, हमें मान लीजिए चेक करना है x अपॉन 1 प्लस मॉड x को, या x की जगह साइन x ले लेते हैं, साइन x अपॉन 1 प्लस मॉड x को, और वो भी x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो सेम लॉजिक, सबसे पहले f ऑफ 0 निकालेंगे, तो f ऑफ 0 साइन 0 बाई 1 प्लस 0, तो 0 ही आ जाएगा। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो हम वही लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो हम इसमें करेंगे साइन ऑफ 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ से तो माइनस साइन एच आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ से तो 1 प्लस एच आएगा, और एक माइनस एच यहाँ आएगा, माइनस माइनस हट जाएगा। एच टेंडिंग टू 0 पर साइन एच बाई एच कितना होता है? 1। तो क्या ये लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है? यस या नो में जवाब दीजिए भाई, हाँ या ना। यहीं पे अगर हम Yes. राइट हैंड Yes, डेरिवेटिव sir. कैलकुलेट करेंगे तो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच आएगा। तो अब हम करेंगे तो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, बोलिए भाई, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन एच अपॉन एच 1 प्लस एच की। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? और आप जैसे ही वैल्यू निकालोगे तो ये 1 आएगा। इसका मतलब अब क्या हो रहा है, LSD और RSD दोनों कैसे आ रहे हैं भाई? बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, वो कैसा है भाई? डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे? x इक्वल टू 0 पे। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोलिए भाई, Yes, क्लियर sir. हो रहा है? Yes, Good. sir. अच्छा, अब यहीं पे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया कि एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ln x स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक। और इसमें हमें एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले f ऑफ 0 देखोगे, वो तो 0 दिया ही हुआ है। इसके बाद तुरंत आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या करोगे बताओ मुझे? वही सेम लॉजिक, साइन ऑफ ln ऑफ 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच आ जाएगा। एम आई करेक्ट और नॉट? अब आप इसको लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या ये साइन ऑफ ln एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एच आ रहा है? हाँ या ना बताओ मुझे। हाँ अच्छा, क्वेश्चन में छोटा करेक्शन कर लो, यहाँ पर भी x ले लो, वरना ये लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट टेंड कर जाए। अच्छा, जब यहाँ पे h ले लेंगे तो ये भी तो 0 माइनस एच रखेंगे ना हम यहाँ, बोलिए। हाँ सर। अच्छा, अब 0 माइनस एच से इस 0 माइनस एच को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो यहाँ पर ये यहाँ रख 0 माइनस एच नहीं आएगा। अब ठीक है ना? अच्छा, अब जब हम h को 0 टेंड कराएंगे तो ln 0 जो है ये इनफाइनाइट टेंड करेगा, तो साइन के अंदर इनफाइनाइट आएगा। अब साइन इनफाइनाइट की जो वैल्यू है वो तो फाइनाइट होगी, होगी कि नहीं होगी? वो भी किसके बीच में लाई करेगी? माइनस माइनस Minus वन से one तो, से बट nine. क्या होगी एग्जैक्ट ये आप बता सकते हैं? नहीं। नहीं सर। अच्छा, सेम लॉजिक से जब हम RSD डील करेंगे तो क्या होगा बताओ मुझे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच साइन ऑफ ln 0 प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच आएगा। अभी भी इस एच से ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा, और अभी भी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर ये साइन ऑफ ln एच स्क्वायर ही आ जाएगा। तो अभी भी इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइनाइट ही होगी, -1 से 1 के बीच में। बट क्या होगी, क्या आप ये डिस्कस कर सकते हैं?
नहीं, नहीं सर, तो इसका मतलब LSD RSD फाइनाइट है बट क्या इक्वल है? भाई हम श्योर शॉर्ट तरीके से तो नहीं बोल सकते ना कि यही नहीं सर, ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ये भी कुछ भी हो सकती है, तो दोनों इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम तुरंत क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है नॉन डिफरेंट। एफ एक्स वो नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे? एट एक्स इज इक्व टू 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए Yes, भाई, sir. क्या ये Yes, sir. बात सबको समझ में आ रही? गुड। अब आइए एक और यस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया होता कि ई की पावर 1/x अपॉन ई की पावर 1/x -1 अपॉन ई की पावर 1/x प्लस 1 एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। इसमें भी हमें एट एक्स इक्वल टू 0 पे कमेंट करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले एफ ऑफ 0 देखेंगे जो कि 0 दिया हुआ है। इसके बाद हम आएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, तो सेम लॉजिक हम लगाएंगे। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 ई की पावर 0 माइनस एच -1 अपॉन ई की पावर 0 माइनस एच प्लस 1 -0 डिवाइडेड बाई -h। सही लिख रहा हूँ मैं? अच्छा, अब होगा क्या अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जैसे ही एस टेंडिंग टू 0 की बात करेंगे तो ये ई की पावर -1/h आएगा, हाँ या ना भाई? तो जैसे ये माइनस इनफाइनाइट जाएगा तो ये तो 0 टेंड करेगा, ये भी 0 टेंड करेगा, तो ऊपर वैल्यू हमेशा फाइनाइट आएगी -1, और नीचे की वैल्यू जो है वो कहाँ टेंड कर रही होगी? 0। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई। Yes, sir. तो फाइनाइट यस अपॉन टेंडिंग टू 0 का रिजल्ट आएगा कि नहीं? भाई ऊपर की वैल्यू फाइनाइट आएगी हमेशा और नीचे की वैल्यू टेंडिंग टू 0 आएगी। तो क्या ये रिजल्ट हमेशा इनफाइनाइट टेंड करेगा, हाँ या ना? यस Yes, भाई sir. ये निगेटिव आएगी -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनाइट बाई टेंडिंग टू 0 ही बचेगा। क्या ये बात सबको दिख रही है? अच्छा, अब हम आर एस डी की अगर इसमें बात करेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 ई की पावर 1/h -1 अपॉन ई की पावर 1/h प्लस 1 -0/h आएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इसको हम लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 माइनस ई की पावर 1/h विद अ माइनस साइन 1 प्लस ई की पावर -1/h बाई एच लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही एच 0 टेंड करेगा ये माइनस इनफाइनाइट तो ये दोनों 0 चले जाएंगे। अब ये 1 अपॉन एच अभी भी ये फाइनाइट बाई टेंडिंग टू 0 ही का वाला केस बनेगा कि नहीं, हाँ है ना? तो अभी भी ये यस इनफाइनाइट टेंड करेगा। इसका मतलब एलएसडी भी इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, आरएसडी भी इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, दोनों कभी बराबर नहीं होगा। नहीं हो सकते। तो LSD इज नॉट इक्वल टू RSD है। तो अभी भी ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो कैसा है भाई? Non-differentiable. नॉन नॉन डिफरेंट डिफरेंशिएबल। कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल टू। इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? तो यानी हमने सारे केस उस टाइप के डिस्कस किए। देखो पहले केस में क्या था, LSD RSD दोनों फाइनाइट थे मगर बराबर नहीं थे। दूसरे केस में LSD RSD दोनों फाइनाइट आए और बराबर आ गए तो डिफरेंशियबिलिटी आ गई। तीसरे केस में LSD RSD दोनों फाइनाइट हैं बट उनकी वैल्यू एक फिक्स इंटरवल के बीच में लाई कर रही है जिसकी वजह से दोनों बराबर नहीं है, तो भी नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ गई। इस केस में क्या हुआ, LSD और RSD फाइनाइट नहीं आ रहे हैं तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, तो भी नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ गई। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, अगर हमें किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो उसको चेक करने का यही एक सिंपल तरीका होगा कि नहीं होगा? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए अब जरा एक क्वेश्चन आप चेक करके बताएंगे। सपोज एफ एक्स फंक्शन हमें दिया हुआ है x इंटू टेन इनवर्स 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, बताइए फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं? 2 प्लस हाँ भाई, एफ ऑफ 0 तो इसमें 0 आ रहा होगा, सही है ना भाई? एफ ऑफ 0 0 दिख रहा है। तो जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, सॉरी 0 माइनस एच इंटू टेन इनवर्स 1/0 माइनस एच -0/-एच। तो इस माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, जैसे एस टेंडिंग टू 0 की बात करेंगे तो ये माइनस एक बाहर आ जाएगा
और लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पर ये tan इनवर्स 1/h आएगा, जिसकी वजह से क्या ये माइनस π/2 टेंड करेगा। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. अच्छा, क्योंकि ये tan इनवर्स का ग्राफ इनफाइनाइट पे कहाँ टेंड करता है? π/2। अच्छा, एस टेंडिंग टू 0 की अगर हम बात करें तो h tan इनवर्स 1/h आएगा और डिवाइडेड बाई h आएगा। सही है ना? अब ये 0 हट जाएगा, h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा और ये अब ये आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1/h। अब ये π/2 टेंड करेगा। समझ में आ रहा होगा दोनों में डिफरेंस? तो इसका मतलब LSD RSD दोनों फाइनाइट आ रहे हैं बट दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो LSD इज नॉट इक्वल टू RSD। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताइए। ओके हो गया ना? अच्छा, अब आइए जरा, ये तो समझ में आया। आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी तो आप इजीली चेक कर लेंगे कि नहीं? कि जैसे आप किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं तो आप LSD और RSD निकाल रहे हैं। तो अगर हमने कहा कि इफ y इक्वल टू fx, सॉरी, हमने कहा कि इफ LSD एंड RSD both having फाइनाइट वैल्यू। कैसी वैल्यू भाई? फाइनाइट वैल्यू एट x इक्वल टू a फॉर फंक्शन y इक्वल टू fx। तो यहां से हम कहते हैं कि y इक्वल टू fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। मतलब अगर हमने LSD और RSD निकाला और किसी भी पॉइंट पर और उसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। फाइनाइट आते ही अगर वैल्यू क्या आ गई? फाइनाइट आ गई तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूअस। कब होगा ऐसा? जब LSD और RSD दोनों कैसे होंगे भाई? फाइनाइट होंगे। जब LSD और RSD दोनों की वैल्यू फाइनाइट होगी तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसी के आगे हम एक दूसरा स्टेटमेंट ये भी कह सकते हैं, इफ y इक्वल टू fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो LSD RSD दोनों फाइनाइट और बराबर इक्वल होंगे, हाँ या ना? तो भी फंक्शन y इक्वल टू fx वो कंटिन्यूअस होगा। कहाँ पे? एट x इक्वल टू ए। मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये तो आराम से आप समझ गए। बट अगर LSD और RSD बराबर भी आ गए, मतलब अगर LSD RSD फाइनाइट भी आ गए तो भी फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। फाइनाइट आने के साथ साथ अगर बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा बट कंटिन्यूअस जरूर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? आप सबके दिमाग में आओगा कि सर ऐसा क्यों होगा? बोलिए भाई, कि फाइनाइट होने पर ऐसा क्यों हो रहा है? अब ध्यान से देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब मैं आपसे कहूं कि इसकी वैल्यू फाइनाइट है, सही है? तो इसकी वैल्यू फाइनाइट कब होगी? ये तो 0 जा रहा है तो इसको भी कहाँ जाना पड़ेगा? 0। ये तो आपने 0 लिमिट में पढ़ा है ना कि अगर ये 0/0 फॉर्म बनेगा तभी तो फाइनाइट हो पाएगा। तब हम तुरंत कहेंगे कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पर एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए 0 होगा। इसका मतलब लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पर एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ए में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्या ये बात समझ पाए? बोलिए, अगर LSD फाइनाइट है तो सेम लॉजिक RSD में लगाएं अगर हम, कि भाई लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, इसकी वैल्यू भी फाइनाइट है। तो सोच के जवाब दो। ये 0 टेंड कर रहा है तो इसको भी कहाँ टेंड करना पड़ेगा?
जीरो टेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलिए भाई। तो आप तुरंत इसको भी जीरो टेन करना पड़ेगा, तो आप तुरंत क्या कहोगे कि लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए भी जीरो जाएगा। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए में भी कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। समझ में आया? तो ये हुआ पहला रिजल्ट, ये हुआ दूसरा रिजल्ट। तो हम कह सकते हैं देन इफ, सॉरी, if LSD and RSD both having finite value, तो कंडीशन क्या होगी भाई कि लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ ए माइनस एच भी एफ ए के बराबर होगा और लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ ए प्लस एच भी एफ ए के बराबर होगा। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा कि नहीं? बोलिए भाई। देन एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे? बोलिए भाई। x इक्वल टू a। क्या ये बात समझ में आ रही है? फाइनाइट होते ही कंटिन्यूटी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, बताइए भाई। बोलिए, Yes, sir. क्लियर हुआ? हाँ सर आई। समझ में? अब जरा इसी कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखिए, आपने क्या कहा था कि पहले क्वेश्चन में आपने y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जीरो पे कहा एल एस डी माइनस वन आर एस डी माइनस वन, क्या दोनों फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है? इक्वल नहीं है तो नॉन डिफरेंसिबिलिटी है, बट क्या है भाई? बट एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स कैसा है भाई? Continuous. कंटिन्यूअस। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? क्यों है ऐसा? बिकॉज LSD and RSD both having finite value। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो भाई। आ रही है। चलो अगले में आओ। ये फंक्शन जीरो पे क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है? भाई ये तो डिफरेंशिबल ही है, और जो फंक्शन डिफरेंशिबल होता है वो कैसा होता है भाई? तो कंटिन्यूस। क्योंकि उसमें तो LSD RSD जब तक फाइनाइट नहीं होंगे तब तक इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब इक्वल है तो फाइनाइट होंगे ही। बोलिए भाई। हाँ सर। चलिए थर्ड वाले में आइए। इस फंक्शन का जीरो पे स्टेटस क्या है? अच्छा, LSD RSD फाइनाइट तो है बट क्या है ये नहीं पता है। बोलिए भाई। तो इक्वल नहीं है तो नॉन डिफरेंसिबिलिटी है, बट फाइनाइट होने की वजह से क्या है? बोलिए भाई। फाइनाइट Continuous. होने की वजह से कंटिन्यूस हो जाएंगे। कंटिन्यूस। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि LSD RSD क्या है भाई? फाइनाइट है। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे? अच्छा इसमें आओ। क्या इसमें LSD और RSD फाइनाइट आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब नॉन डिफरेंसिबिलिटी और साथ में Discontinuity. क्यों डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि LSD एंड RSD does not have finite value। क्या ये बात समझ पा रहे हो? लास्ट वाले केस में क्या है, LSD RSD दोनों फाइनाइट हैं बट इक्वल नहीं है, तो नॉन डिफरेंसिबिलिटी है, बट कंटिन्यूटी है कि नहीं है? कंटिन्यूटी है। क्यों है? क्योंकि LSD और फाइनाइट है। RSD क्या है, फाइनाइट। तो अब ये बताओ, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी दोनों चेक करनी है तो हम सीधे क्या चेक करेंगे, आप सोच के बताओ। सीधे हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंसिबिलिटी चेक करेंगे। अगर LSD और RSD दोनों फाइनाइट आ गए तो हम सीधे क्या कह देंगे, कंटिन्यूअस है। अगर इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल भी है। अगर फाइनाइट आए और इक्वल नहीं आए तो नॉन डिफरेंशिबिलिटी है बट कंटिन्यूटी हो जाएगी।
मेरी बात समझ में आएगा। और फाइनाइट आने के साथ साथ इक्वल आ गए तो डिफरेंशियबिलिटी भी हो जाएगी। डिफरेंशियबिलिटी है तो कंटिन्यूटी होगी ही होगी। क्या है, मेरी बात समझ पाए आप सब लोग? इसके बाद आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया होगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच ई की पावर माइनस मॉड ऑफ जीरो माइनस एच माइनस मॉड ऑफ जीरो माइनस एच और डिवाइडेड बाई माइनस एच, क्योंकि एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही है। अच्छा, इस माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया होगा और यहाँ पे आ गया होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर माइनस जीरो, ई की पावर जीरो वन हो गया होगा ये ना। यस सर। अच्छा, फिर LSD आर एस डी आपने निकाला होगा। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच और डिवाइडेड बाई एच, एच और एच कैंसिल हो गया होगा। अब आ गया होगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो ई की पावर माइनस टू बाई एस, तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट जीरो। इसका मतलब एल एस डी आर एस डी दोनों फाइनाइट आ रहे हैं मगर इक्वल नहीं आ रहे हैं। यही तो हुआ। इसका मतलब यस सर। y इक्वल टू एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल at x equals to 0 but continuous at x equals to 0। कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि दोनों फाइनाइट आ रहे हैं। गुड। अब हमसे a और b निकालना है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अभी आपने पढ़ा ना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। बोलिए भाई। जी सर। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो इसका मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सबसे पहले कंडीशन किस बात की लगाएंगे? कंटिन्यूटी की। तो इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं? कहाँ पे भाई? x इक्वल टू टू पे। और टू पे कंटिन्यूटी तो यूज करना आपको आता है ना। टू से पहले वैल्यू और टू के बाद वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी? यस हाँ सर। यार। तो टू के पहले वैल्यू जब आप निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? ए टू ए। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आएगा फोर ए माइनस टू बी प्लस थ्री। क्या ये इक्वेशन सबको समझ में आ रही है? यस सर। ये तो पहली इक्वेशन हो गई, हाँ या ना? अच्छा, अब क्योंकि ये सारे फंक्शन पॉलिनॉमियल हैं तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो एफ डस एक्स क्या आएगा? ए व्हेन एक्स लेस देन टू, टू ए एक्स माइनस बी व्हेन एक्स ग्रेटर देन टू। अब क्या होगा? ए टू से पहले जो लेफ्ट डेरिवेटिव होगा वो ए होगा। भाई टू से पहले डेरिवेटिव की वैल्यू ए है ना, तो लेफ्ट डेरिवेटिव ए होगा। और टू के बाद डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है? टू ए एक्स माइनस बी। यानी ये इससे राइट डेरिवेटिव निकलेगा और इससे क्या निकलेगा? लेफ्ट डेरिवेटिव। तो अब हम क्या कहेंगे कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा कि नहीं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ए हो गया और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया? फोर ए माइनस बी। क्या है, मेरी बात समझ पाए? यस सर। दोनों इक्वल होंगे। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, हाँ या ना? यही दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई करके हम क्या निकाल देंगे? ए और ए बी और निकाल। बी। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो फंक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो मॉड एक्स अगर वन से बड़ा होगा तो दो रीजन आ जाएंगे। एक रीजन आएगा माइनस वन से इनफाइनाइट के बीच में, सॉरी माइनस -1 से 1। इनफाइनाइट, नहीं नहीं, एक रीजन आएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन के बीच में, तब निगेटिव मॉड ओपन होगा। ये रीजन आएगा माइनस वन से वन में, तब ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी होगा। और एक रीजन आएगा वन से ग्रेटर होने पे, तो मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, यानी ये फंक्शन आ जाएगा। और हमें वन पे ही फोकस करना है तो हमें इतने पोर्शन को ही ध्यान देना है। अच्छा, माइनस वन से वन के बीच में इसको आप हर जगह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको जीरो पे नहीं कर सकते हैं, बट वन से आगे की बात हो रही है तो जीरो कभी आएगा ही नहीं, तो वहां सब जगह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन। तो वहां से पहली इक्वेशन आ जाएगी ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन। -1। और इसके बाद इसको क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर
जब x -1 से छोटा है, और जब x -1 से 1 के बीच में है तो 2a x, और जब x 1 से बड़ा है तो 1/x²। अब हम LHD RHD लगा देंगे, तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे पहली और दूसरी इक्वेशन से, तो a और b निकल आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो a की वैल्यू हाफ आ 1/2 जाएगी और b की 3/2 वैल्यू 3/2 3/2 आ रही है। 3/2 देखिए ये आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं, प्रोसेस कैसे हैंडल हो रहा है, क्या चीज क्या काम करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है? बोलिए भाई। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, f(2). तो f(2) क्या होगा बताओ, 4a - 2b + 3। फिर आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0। 2 से पहले ये वाला फंक्शन है कि नहीं है, तो a इंटू 2 - h माइनस f(2) रखेंगे, तो 4a - 2b + 3, और होल डिवाइडेड बाई -h करेंगे। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अच्छा, अब हम करेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0। ध्यान दीजिएगा, 2a - 4a + 2b - 3 एक साथ कर लेंगे। बोलिए भाई। और -ah एक साथ कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई -h करेंगे। अब चूंकि LHD फाइनाइट होगा, क्योंकि अगर ये फाइनाइट नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, तो इसकी फाइनाइट वैल्यू के लिए न्यूमरेटर कहाँ जाएगा, 0। बोलिए भाई। तो हम कहेंगे कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 पर 2a - 4a + 2b - 3 - ah की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ से पहली इक्वेशन आ जाएगी क्या, कि -2a + 2b - 3 0 होगा। ये पहला रिजल्ट आएगा। क्या है, मेरी बात समझ आ रहे हैं? अच्छा, जब ये 0 होगा तो इसको 0 रख देंगे, तब आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 -ah बाई -h। अब माइनस माइनस h और h कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, a। क्या ये बात पूरी समझ में आई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे सिंप्लीफाई करके निकाला और कहाँ से क्या कंडीशन बनाई? बोलिए भाई। इसके बाद आप यूज करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 a इंटू 2 + h का स्क्वायर माइनस b इंटू 2 + h + 3 माइनस 4a - 2b + 3, और होल डिवाइडेड बाई आप क्या रखेंगे, h। सही है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 4a - 2b + 3, ये अलग हो जाएगा। और इसके बाद h पूरे से कॉमन आएगा। सही है। और अंदर क्या बचेगा, 4a, साथ में एक बचेगा ah, नहीं, 4a, हाँ, प्लस एच स्क्वायर वाला। अच्छा, माइनस का यहाँ से बचेगा b। बोलिए। और साथ में ये रहा 4a - 2b + 3, और होल डिवाइडेड बाई h। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, एक h यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, और जैसे ही h को 0 टेंड कराएंगे, क्या ये लिमिट 4a - b आ जाएगी? बोलिए। तो फिर आप क्या करेंगे, LHD इक्वल टू RHD करेंगे, तो यहाँ से a इक्वल टू 4a - b आएगा। कितनी इक्वेशन आ गई फिर से, 2। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आप a और b निकाल देंगे। a कितना आ जाएगा, सेम। कितना आएगा भाई, a 3/4, और b सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 9/4। तो देखिए वही सेम काम हुआ कि नहीं हुआ। ये वाली जो इक्वेशन बन गई, ये कहाँ से बन गई थी, कंटिन्यूटी से। दिखा क्या, फाइनाइट लिमिट आने के लिए आपने कंटिन्यूटी कंडीशन लगाई थी। और ये वाली इक्वेशन बनी थी, कहाँ से बनी थी, LHD इक्वल टू RHD करने से। देखो मैंने कहा था ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 4ba - b आ रहा है। वही चीज आपने सिंप्लीफाई करी और वही आंसर आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई?
कि जब ग्राफ सब जगह स्मूथ चलता है तो वो कंटिन्यूअस होता है, और किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी का मतलब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे। तो जब आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो तीन तरीके की सिचुएशंस पॉसिबल हैं। पहली सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ग्राफ स्मूथ जा रहा है बट अचानक से ग्राफ में शार्प एजेस आ गए। इफ graph of y equal to fx contain sharp edge, और मैं कह दूं शार्प टर्न, या इसी को कस्प कहते हैं, at x equal to a, then y equal to fx is non differentiable at x equals to a। मतलब जहां पर भी शार्प एज या शार्प टर्न या कस्प ऐसी चीजें आ जाएंगी वहां पे आपका फंक्शन तुरंत क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सही है। जैसे अगर एग्जांपल वाइज मैं आपके लिए ग्राफ बनाऊं, तो जैसे ग्राफ जा रहा है, ऐसे अचानक से ग्राफ में टर्न आ गया ये, तो इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे ग्राफ जा रहा था ऐसे, अचानक से ग्राफ ऐसे जा रहा था, अचानक से उस पर टर्न आ गया, सॉरी, ऐसे कोई टर्न आ गया, तो भी x इक्वल टू ए पर क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी पॉइंट पर ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया, तो कस बन गया, तब भी क्या होगी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो किसी भी पॉइंट में आप ग्राफ बना रहे हैं, अचानक से इस तरह के शार्प एजेस, शार्प टर्न या फिर कस्प की सिचुएशन आ जाएगी, तो उस पॉइंट को आप तुरंत क्या कह देंगे, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। क्या ये पहला रिजल्ट क्लियर हुआ? अभी एग्जांपल वाइज चीजें देखेंगे। अच्छा, सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है ग्राफ में कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए। इफ graph of y equal to fx is discontinuous at x equals to a। तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पे तो आप डिफरेंशियबिलिटी वैसे भी एलएसडी आरएसडी अलग ही अलग हो जाएंगे, क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन आ गई ना, लेफ्ट साइड में अलग फंक्शन चल रहा होगा, राइट साइड में अलग, तभी तो ब्रेक हो रहा होगा। तो वहां पे एलएसडी और आरएसडी तो वैसे ही अलग अलग होंगे हमेशा, तो वहां पे तुरंत क्या आ जाएगी, नॉन डिफरेंशियबिलिटी। देन x इक्वल टू a इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट फॉर y इक्वल टू एफ एक्स। तो यानी कि अगर किसी ग्राफ में क्या आ जाए, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आ जाए, तो भी क्या हो जाएगी, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा उसी पॉइंट पर। समझ में आ रहा है? अब डिसकंटिन्यूटी की वजह तो बहुत सारी हो सकती हैं, किसी भी वजह से डिसकंटिन्यूटी आ जाए, हम एक वजह कोई भी ले लेते हैं। सपोज ये ग्राफ यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो यहाँ पे तुरंत आप क्या कहेंगे, नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ गई। तीसरी और आखिरी सिचुएशन हो सकती है कि वहां पे डेरिवेटिव इनफाइनाइट चला जाए, लेफ्ट से भी और राइट से भी। यानी कि इफ ग्राफ ऑफ y equal to fx having vertical tangent at x equals to a, then y equal to fx is non differentiable at x equals to a।
मतलब अगर वहां पर कैसी टेंजेंट आ जाए, वर्टिकल टेंजेंट आ जाए, तो भी उस पॉइंट पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिबिलिटी होगी। मतलब वर्टिकल टेंजेंट से मेरा मतलब था कि आप किसी पॉइंट पर ग्राफ डील कर रहे हैं, सपोज ग्राफ ऐसे चला गया, तो जो इस पॉइंट पर है x इक्वल टू ए पर, वहां पे वर्टिकल टेंजेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो भी उस पॉइंट को हम क्या कंसीडर करेंगे, नॉन डिफरेंशिबल। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव की वैल्यू इनफाइनाइट चली जाएगी। तो जब आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के बाद आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस 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 ग्राफ की सिचुएशंस है, बट ये नॉन डिफरेंशिबल पॉइंट है बिकॉज ऑफ शार्प टर्न, शार्प एजेस या कस्प। ये तो डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए नॉन डिफरेंशिबल है। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस तो है, बट वर्टिकल टेंजेंट होने की वजह से क्या आ गया है, नॉन डिफरेंशिबिलिटी आ गई। तो अब इस तरह की सिचुएशंस ग्राफ बनाने में जहां जहां मिलती जाएंगी, वहां आप सीधे कहते जाएंगे कि आपकी नॉन डिफरेंशिबिलिटी आती जा रही है। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? जैसे अब हम इसी चीज को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको याद होगा, अभी आपने क्वेश्चन किया y इक्वल टू मॉड एक्स, तो अगर मैं y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ डील करूं, तो जीरो पे अचानक से उसमें शार्प टर्न होता है कि नहीं होता है, बताइए मुझे, बोलिए। यस सर। ये ग्राफ जीरो पे कैसा था, नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आया? क्यों था नॉन डिफरेंशिबल? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, शार्प टर्न। क्या है, मेरी बात समझ पाए सब लोग? अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं y इक्वल टू मॉड एल एन एक्स की, तो क्या x इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा ग्राफ? बोलिए। क्योंकि यहाँ पे शार्प एज बन जाएगी, शार्प टर्न अचानक से आ रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो x इक्वल टू 1 क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। बोलिए भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर। So, गुड। अब आइए यहीं पे अगर मैं बात करूं y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 की, तो इसकी सिचुएशन पे अगर मैं जीरो पे देखूं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। तो क्या ये जीरो पे वर्टिकल टेंजेंट ले रहा होगा? क्योंकि जीरो पे इसका डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ रहा होगा। नहीं समझ रहे? क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये भी जीरो पे कैसा होगा भाई, नॉन डिफरेंशिबल होगा। क्यों नॉन डिफरेंशिबल होगा? क्योंकि क्या आ रहा है, बोलिए भाई। कस कस्प नहीं आ रहा है, ये वर्टिकल टेंजेंट आ रही है ना दोनों ये तरफ। सर वर्टिकल टेंजेंट। हम्म, अच्छा, यहीं पे अगर डिसकंटिन्यूटी की मैं बात कर दूं, जैसे y इक्वल टू सर बॉक्स ऑफ x ले लूं। फिर इसका मॉड लगाएंगे ना। नहीं, इसमें तो x प्लस माइनस दोनों ले लेंगे ना। हाँ तो सर मतलब हम्म, ग्राफ टेबल पॉजिटिव बना। अच्छा वो कह रहे हो, मॉड लगा दो, ठीक है। अच्छा, जैसे हम बॉक्स ऑफ x की बात करें, तो सारे इंटीजर पर कैसा होगा ये, बोलिए भाई। नॉन डिसकंटिन्यू। तो वहां पर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे नॉन डिफरेंशियल। हम्म,
तो ये सारे इंटीजर पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। समझ गए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। तो सारी सिचुएशन समझ में आई। तो अब आप हर फंक्शंस का सिचुएशनली ग्राफ बनाते रहेंगे और उसके हिसाब से आप चीजें डिसाइड करते रहेंगे कहाँ पे क्या आ रहा है। तो इसका तो ग्राफ आपने बनाया है ना, याद है? यस सर, बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा, कम होगा कम होता मिनिमम है, तो जाएगा। यस मिनिमम सर, में क्या करोगे, सबसे पहले जीरो से चलना स्टार्ट करोगे तो पहले तो वैल्यू लगातार जीरो ही बनी रहेगी, कहाँ तक, पाई तक। पाई तक। पाई के बाद ये साइन का ग्राफ लेते हुए जाएगा कहाँ तक, 3 पाई/2 -1 तक। तक। और -1 के बाद इसकी वैल्यू -1 से बढ़ने हमेशा लगेगी। माइनस वन वही ही रहेगा। रहेगी। बट ये -1 मेंटेन रहेगा क्योंकि हमें मिनिमा डिस्कस करना है। तो 2 पाई तक तो ये यहाँ चला गया और 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू 1 जा रही है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, देख लीजिए आराम से। हाँ सर। सही है। तो अब बताओ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहे हैं। एक नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट तो ये आ रहा है, पाई पे आ रहा है सर। आई एक नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट 2 पाई आ रहा 2 है, पाई पे और एक पॉइंट 3 पाई/2 आ रहा है। इस पर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि शार्प एज आ रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये शार्प एज नहीं है। समझ में आ रहा है? चाहो तो यहाँ पे आप एलएसडी और आरएसडी भी डिस्कस कर सकते हो, वो भी सेम आ जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब एक चीज आपके दिमाग में आएगी कि यहाँ पर भी शार्प एज आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर ऐसे कह सकते हैं ना कि ये साइन एक्स के कर्व से बना है, तो साइन एक्स नॉर्मली जा रहा है वहां पे। हाँ, मतलब यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि ये शार्प एज है, बट ये शार्प एज नहीं है, ये स्मूथ एज है। हाँ मेरी बात सर। समझ में आ रही है? तो इसलिए जब जहाँ स्मूथ एज होगी वहां पे नॉन डिफरेंशिबिलिटी नहीं होगी ना। अगर आपके दिमाग में 1% मान लीजिए डाउट आ भी जाए कि ऐसा ऐसा कैसे होगा, तो देखिए, अगर आप इस पे एलएसडी और आरएसडी निकालना भी चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ये शार्प एज है, ये आपको दिख रहा है, ये नॉन डिफरेंशिबिलिटी, ये डिसकंटिन्यूटी ये आपको दिख रही है। तो नॉन डिफरेंशिबल पॉइंट क्या क्या हो गए, ये तो आपको आराम से दिख गया, पाई एंड 2 पाई। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? बट अब अगर मान लीजिए आपके दिमाग में आ जाए कि नहीं सर, 3 पाई/2 पे भी शार्प एज, ऐसा फीलिंग तो हो रहा है, बट वैसे तो ये स्मूथ एज है। समझ में है? बट फिर भी मान लीजिए हम चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो लेफ्ट साइड का फंक्शन लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो साइन ऑफ जीरो, सॉरी, 3 पाई/2 -h। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? माइनस -1 और होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, -h। अच्छा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो करोगे, साइन 3 पाई/2 -h कितना होता है, क्विक? क्या ये माइनस कॉस एच होता है, हाँ या ना? अच्छा, इसमें हमने एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिमिट तो फाइनाइट होती है और ये जीरो जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अच्छा, यहीं पे अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, राइट हैंड पर फंक्शन ही -1 है, वैल्यू भी -1 है और डिवाइडेड बाई एच है, तो ऊपर तो जीरो आ गया, तो ये भी एग्जैक्ट जीरो आ गया। तो क्या एलएसडी और एसडी बराबर आ रहे हैं, देख लो भाई। इसीलिए मैंने कहा था 3 पाई/2 पे आपके हिसाब से आपको लगेगा, बट ये स्मूथ एज है क्योंकि वो वही वैल्यू लेके आगे कंटिन्यू हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये शार्प एज ना होके कैसा एज काउंट हुआ है, स्मूथ एज। इसीलिए नॉन डिफरेंशिबल पॉइंट सिर्फ क्या होंगे, पाई और 2 पाई। 3 पाई/2 नॉन डिफरेंशिबल नहीं होगा। क्या है, मेरी बात समझ पाए सब लोग? बोलिए भाई। हम्म सर बिना एलएचडी और आरएचडी चेक हम्म। तो सबसे पहले इस फंक्शन को ही हम ब्रेक करके लिख लेते हैं। तो मॉड के हिसाब से इसको 3/2 पे ब्रेक करेंगे और ये इंटीजर पे ब्रेक होगा। तो 1 से लेस यानी 0 से 1 में। तो पहले एफ एक्स फंक्शन को ही लिख लो। तो जब हम x को 0 से 1 के बीच में लेंगे तब ये साइन पाई x/2 होगा। फिर जब हम x को 1 से लेके 3/2 तक लेंगे तो ये बॉक्स तो 1 होगा, ये मॉड निगेटिव ओपन होगा, तब ये आएगा -(2x - 3).
फिर जब हम x को 3/2 से 2 तक लेंगे तब ये बॉक्स 1 रहेगा, बट ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा। और फिर जब हम x को 2 ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 और ये 1, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। ये फंक्शन है। अब इसी को अगर हम ग्राफिकली देखें आराम से तो साइन पाई x बाई 2, 0 पे 0 होगा, 1 पे, तो ये तो साइन x का ही ग्राफ हो गया 1 तक। सही है ना ये। इसके बाद 3/2, 1 पर इसकी वैल्यू भी 1 ही आ रही होगी, तो ये तो सार पे जा गया। 3/2 पर भी ये 1 ही जा रहा होगा 2, और यहाँ पर ये वैल्यू 2 आ रही है। ऐसा है ये ग्राफ। देखिए क्या ग्राफ ऐसा ही बन रहा है सबका। तो इसके हिसाब से कहाँ कहाँ, एक तो ये पॉइंट आ गया शार्प एज, ये शार्प एज, और ये डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या क्या आ गया, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। 1, 3/2 and 2। हाँ, क्या क्या आ गए, 1, 3/2 एंड 2। चलिए गुड बनाने में यार। सेकंड में इसको लिख दो y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इसके हिसाब से 1 और बाकी सारे इंटीजर ब्रेक कर दो। तो सबसे पहले -1 से चलो 0 तक, तो ये तो निगेटिव ओपन होगा क्योंकि ये 1 पे ही चेंज होगा, और ये क्या हो जाएगा -1। तो -1 प्लस 1 माइनस एक्स। फिर चलो x को लेकर 0 से 1 तक, तो अभी ये तो 0 हो गया, ये निगेटिव ही रहेगा। फिर x को लेकर चलो 1 से 2, अब ये 1 हो गया, और ये मॉड कैसा ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर x को लेके चलो 2 से 3, तो ये 2 हो गया, और ये अभी भी पॉजिटिव रहेगा। फिर x को सीधा 3 रख दो, तो 3 और 2 5 हो गया। कुछ ऐसा ये कर्व आ जाएगा। अब इसी को आप रफली बना लो। तो सबसे पहले स्टार्ट करो -1 से 0, तो -1 से 0 में y इक्वल टू -x लाइन आएगी। ये -x लाइन हो गई। y इक्वल टू -x लाइन बना दिया आपने। अच्छा, ये 0 पर वैल्यू नहीं ले रही है। अच्छा, फिर 0 से 1 में 1 माइनस एक्स, यानी यही लाइन इसी के पैरेलल हो जाएगी 1 तक में। फिर 1 से 2 में कौन सी लाइन बन रही है, हाँ भाई एक्स लाइन। अच्छा, फिर तो कुछ ऐसे लाइन बनेगी 1 से 2 में। फिर 2 से 3 में कौन सी लाइन बन रही है, 1 प्लस एक्स, तो 2 पर वैल्यू 3 हो जाएगी, और 4 पर वैल्यू हो जाएगी, 3 पर वैल्यू 4 हो जाएगी, और फिर वैल्यू 5 आ रही है। ऐसा आ रहा है ये ग्राफ। क्या ऐसा ग्राफ आया था सबका, तो सीधे सीधे नॉन डिफरेंस, सारे पॉइंट तो डिसकंटिन्यूअस ही आ गए फिर। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या हो गए, बोलिए भाई क्या क्या हो गया। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। इतना टाइम थोड़ी लग रहा है इसमें। सबसे पहले एफ एक्स को अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 4x² -1 का मॉड when x lies between 0 से 1 and box of x² - 2x when x lies between 1 से 2। ये है सिचुएशन। तो अगर मैं 4x² -1 की बात करूं तो इसके रूट आएंगे 1/√2 ± 1/√2, और ये वैल्यू 1 आएगी, ऐसा कुछ ही आ रहा होगा। इसका मॉड लेंगे तो ये वाला पोर्शन उठ के ऊपर आ जाएगा, तो ये 0 होगा, और ये होगा 1/√2,
1 पे वैल्यू आ रही होगी इसकी 3, और हमें ग्राफ 0 से 1 ही डील करना है, तो हमें जो रिक्वायर्ड ग्राफ लेना है वो सिर्फ इतना है। 1/2 हो जाएगा। हाँ सॉरी, ये 1/2 हो जाएगा ना। सर 1/2। हम्म, हमें जो ग्राफ डील करना है वो सिर्फ इतना है। अच्छा, अगर मैं x² माइनस 2x की बात करूं तो इसके रूट आ रहे हैं 0 और 2। 0 2। 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है मिनिमम, और वो भी आ रही है शायद 1, सॉरी -1। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब 1 से 2 के बीच में जो इसकी वैल्यू आ रही है वो -1 से 0 के बीच में आ रही है ना। तो इसको तो हम सीधा -1 कह देंगे। अब इतना एनालिसिस करने के बाद तो सीधा ग्राफ बन के सामने आएगा। तो ग्राफ सीधे क्या बनाओगे बताओ। यहाँ पे तो ये ऐसे रहेगा हाफ तक, हाफ के बाद ऐसे जाएगा कहाँ तक, 1 पे। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो गई 3, हाफ पे 0 और यहाँ 1। इसके बाद 1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, कहाँ तक 2 तक। दिखा क्या भाई फाइनल ग्राफ इफेक्ट्स का। तो बताओ क्या यहाँ पे सार पे जा गया, यहाँ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ गई। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या हो गए, क्या क्या मिल गए भाई, हाफ और 1। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग, हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। कैसे दोनों ग्राफ देखे बात क्लियर हुई, हाँ या ना भाई। तो इसमें क्या करोगे सबसे पहले, तो अगर इसको 1/2 पे, 1 पे और 2 पे। 1/2, 1 और 2। सबसे पहले अगर इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ये 0 से हाफ x माइनस, सॉरी हाफ माइनस सर और भी पॉइंट्स होंगे। 2 भी होगा। फिर ये हाफ से 1 देखें तो ये x माइनस हाफ, तो हाफ तो श्योर शॉर्ट फील हो रहा है। फिर x को जब 1 से 2 के बीच में लेंगे क्योंकि बॉक्स है ना, तो ये x होगा, और जब हम x को एग्जैक्ट 2 ले लेंगे 4। तो ये 4 हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, हाफ आ रहा है 1, हाफ 1 2 तीनों आ जाएंगे ना, यस सर। क्योंकि हाफ से हाफ ये वैल्यू तो यही रहेगी, ये पॉइंट हाफ रहेगा ना, ये भी हाफ और ये 1 तक। फिर 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 2 पे वैल्यू 2 तक जाएगी, और 2 पे इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या है सही कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये सार पेज हो गया, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गए, सॉरी डिसकंटिन्यूस हो गए। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या हो गए, हाँ भाई क्या क्या हो गए। एक हो गया आपका हाफ, एक हो गया 1 और एक हो गया 2। 2। समझ गए होगे। हाँ सर समझ। चलिए जरा देखता हूँ मैं। अलग अलग 3 ग्राफ है ना इसमें, एक तो y इक्वल टू एक्स वाला फ्रेम है, फिर एक ग्राफ आपका x² वाला है, जीरो भी हो जाएगा बीच में। और फिर एक ग्राफ आपका x³ वाला है। 0 1 -1 भी हो जाए। यस सर, जीरो भी हो जाएगा। ऐसा जा रहा है। तो तीनों का हमें क्या लेना है, तीनों का हमें क्या लेना है भाई, और आपकी स्क्रीन नहीं है। मिनिमा लेना है। 1 सेकेंड। तो ये तीनों पॉइंट आपको नॉन डिफरेंशिएबल लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से पहले ये जा रहा था, इसके बाद मिनिमम आया x, फिर मिनिमम आया x³ और फिर मिनिमम आया x। एक सार पेज यहाँ, एक सार पेज यहाँ, एक सार पेज यहाँ। ये भी सार पेज ही है क्योंकि x³ का ग्राफ चल रहा था, अचानक से वो x हो गया। सही है ना। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन है, y इक्वल टू मिनिमम ऑफ
tan x and cot x. X lies between 0 to pi. Find all non-differentiable point. बाई 2 पापा है बस। अगर हम 10x का ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा? कुछ ऐसा जा रहा होगा 10x का ग्राफ, बताओ मुझे। और अगर हम cot x का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा आ रहा होगा। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ यस सर यस सर। ये तो समझ रहे होगे। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या इसमें से? मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम का ग्राफ हम देखेंगे तो ये पॉइंट काउंट नहीं होगा, ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये पॉइंट काउंट नहीं होगा, फिर मिनिमम में ये आएगा और ये आएगा और ये पॉइंट काउंट नहीं होगा। तो पाई बाई 2, पाई और 0 ये तीन तो डिसकंटिन्यूअस हो गए। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? और एक जगह सार पे जाया जहां दोनों बराबर हुए, कहाँ पे? पाई बाई 4 पे एंड 3 पाई बाई 4। यानी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या मिल गए? क्या क्या मिल गया बताओ? 0, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 एंड पाई। समझ में आया कि नहीं भाई? 0, पाई बाई 2 और पाई क्यों मिल गए? डिसकंटिन्यूटी। पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 क्यों मिले? शार्प एज। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। क्लियर है? तो ग्राफ से कैसे डिसकंटिन्यूटी देखी जा रही है, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन। y इक्वल टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई। फाइंड ऑल नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ये तो फील आता है ना, बॉक्स ऑफ साइन एक्स और बॉक्स ऑफ कॉस एक्स का नेचर क्या है? सॉरी। तो 0 से 2 पाई के बीच में अगर आप बॉक्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ को ऑब्जर्व करो। अच्छा एक चीज सोच के बताओ, बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ कॉस एक्स क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? जवाब दो जल्दी से। बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ कॉस एक्स क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? अरे भाई आपको पता है दो फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं अपनी कॉमन डोमेन में। जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, किसका? पहले वाले फंक्शन का, इसका ग्राफ तो आप आराम से बना लेते हैं, याद है आपको ये ना? ये ग्राफ था सबके दिमाग में? बोलो। 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। अच्छा यहीं पे अगर हम बॉक्स ऑफ कॉस एक्स को डील करते तो उसका ग्राफ क्या होता? क्या ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना बताओ मुझे। अब मुझे बताओ, दोनों को ऐड कर दो। तो अगर आपको बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ कॉस एक्स की डीलिंग करनी है
तो कॉमन डोमेन में दोनों को ऐड करते चलिए आप, क्योंकि दोनों कांस्टेंट फंक्शन है ना, हाँ या ना। तो अगर मैं 0 से पाई के बीच में चलूं, पाई/2 के बीच में चलूं, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी, कॉस एक्स की वैल्यू भी 0 होगी, हाँ या ना। तो ये तो पूरा 0 ही होगा, बोलिए भाई। बट 0 और पाई पे वैल्यू डिफरेंट होगी कि नहीं होगी? यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? अरे बोलो यार, 1 बिकॉज ऑफ कॉस। यहाँ पर भी वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना में जवाब दो मुझे, बोलो भाई। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ो जरा। जब हम पाई/2 से पाई की बात करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना होगा? -1। दिख रहा है कि नहीं भाई? तो ये पूरा फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? -1 को। हाँ या ना में जवाब दो। कहाँ तक? पाई तक, बोलिए भाई। यस सर। चलिए, इसके बाद जैसे आप पाई के आगे बढ़ोगे, ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा। अब दोनों का सम तुरंत क्या हो जाएगा? बोलिए भाई, -2। एम आई करेक्ट और नॉट? कहाँ तक? 3π/2 तक। बट 3π/2 पर ये -1 होगा और ये क्या देने लगेगा? 0। तो 3π/2 पे इसका सम -1 आ जाएगा। देखते जाइएगा आराम से। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, जैसे आप 3π/2 के आगे बढ़ोगे, ये 0 हो जाएगा, ये अभी भी -1 रहेगा। तो ये सम अभी भी -1 मेंटेन होगा कि नहीं होगा? कहाँ तक? 2π पर ये 0 हो जाएगा और ये क्या पहुंच जाएगा? 1। तो अब अल्टीमेटली सम 2π पर कहाँ पहुंच जाएगा? बोलिए भाई, 1 पे। क्या ये ग्राफ सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दो। और इसके बाद अब यही सारा कर्व रिपीट करना शुरू करेगा, बोलिए। क्या ये ग्राफ क्लिक हो रहा है कि नहीं, ये मुझे जवाब दो। हाँ या ना? तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या आ गया बताओ मुझे? 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी।